नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। शुरुआत करेंगे विशेष कार्यक्रम की। पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति इस वक्त बेहद ही गर्म है, ये आपको बता रहे हैं कि और इस गर्मी की वजह है ममता बनर्जी सरकार का एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, वो भी ठीक उस समय जब चुनाव आयोग की आपको बता दें कि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है मतदाता सूची की शुद्धता, फर्जी वोटरों को हटाना और असल मतदाताओं का पंजीकरण करना। लेकिन ममता सरकार ने आपको बता दें कि इससे ठीक पहले 527 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 61 IAS, 460 से अधिक WBCS अधिकारी शामिल बताए गए। यहां तक कि 14 जिलों के DM भी बदले गए हैं। आदेश 24 अक्टूबर को जारी हुआ और उसे 2 चरणों में वेबसाइट पर चढ़ाया गया। ठीक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और बाद में सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं और इस मामले पर बीजेपी का आरोप साफ है कि यह तबादला नहीं, डर है। SIR के दौरान फर्जी मतदाताओं की पहचान और हटाने की प्रक्रिया होनी है और बीजेपी का यह कहना है कि तृणमूल कांग्रेस ये चाहती है कि वो अधिकारी बने रहे जिनके इशारे पर फर्जी वोटिंग का खेल चलता है। यानी बात वोट बैंक बचाने की है, सत्ता बचाने की है। दूसरी तरफ तृणमूल इसे रूटीन ट्रांसफर कह रही है। लेकिन सवाल ये, जब चुनाव आयोग साफ निर्देश दे चुका था कि SIR शुरू होने के बाद बिना अनुमति कोई तबादला नहीं होगा, तो ये जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ममता सरकार को यह डर है कि अगर असल अधिकारी काम करेंगे तो नकली मतदाताओं की फाइलें खुल जाएगी? फिलहाल अब चुनाव आयोग ने सभी दलों की बैठकें बुला ली हैं, रिपोर्ट मांगी गई है और यह साफ है कि मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक है, गहरा है और संदेह से भरा हुआ है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या यह लोकतंत्र की रक्षा है या चुनावी तंत्र पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश है? इसका जवाब तो ममता दीदी को ही देना पड़ेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। प्रशासनिक फेरबदल SIR अनाउंस करने से पहले हर राज्य सरकार का अधिकार है और वो प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है। अगर SIR के अनाउंसमेंट के बाद भी अगर उन्हें कोई प्रशासनिक फेरबदल करना होता है तो चुनाव आयोग की उन्हें परमिशन लेनी होती है। उसको लगता है कि अदला बदली कहाँ किसको लगाएं, कौन उसका ज्यादा चापलूस है, ऐसा इन लोगों को लगा के वो चाहती है कि अगला चुनाव जीतने का। ऐसा संभव नहीं। कहीं कोई भी बदली सदली कुछ भी करे, जनता तय कर चुकी है ममता बनर्जी को जाना है, इसलिए उसको जाना पड़ेगा। नहीं, TMC के अरे गहरे नेता अभी हीरो बनने जा रहे हैं। ये लोग देश के हित में कुछ भी होता है उसका विरोध में कूद जाते हैं, लेकिन ये चुनाव कमीशन निष्पक्ष रूप से कर रहा है। आज बिहार में कोई कंप्लेन है, उन्होंने बोला कि नॉट ए सिंगल कंप्लेन, नॉट ए सिंगल अपील, इसके अगेंस्ट में जो हो गया, सारे पार्टियों मदद किया, सब हुआ। यहाँ भी होगा और जो वोटर है सही में उसका नाम कोई नहीं काट सकता और जो डुप्लीकेट वोटर को अंदर करने का प्रयास करेगा उसको अंदर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन वोट चोर है कि आप वोट की चोरी करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन वोट चोर नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान के मुताबिक काम कर रहा है। आप कुछ दिन पहले तक संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, आजकल नहीं घूम रहे हैं, इसलिए कि संविधान के विरुद्ध बात बोल रहे हैं। आजकल नहीं घूम रहे हैं, कुछ दिन पहले संविधान का कॉपी लेके घूमते थे, अब तो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी देश के संविधान में यह लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा। घुसपैठिया, फर्जी और मृत वोट लोकतंत्र के लिए हलाहल विष की तरह है। ये विष भारतवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन और चुनाव को विदेशियों के इशारे पर प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश है। भारत के चुनाव में वोट का अधिकार भारत का संविधान केवल भारतवासियों को देता है, लेकिन भ्रष्ट युवराज युवरानियों की टोली घुसपैठी और नकली वोटों को बचाने के लिए यात्राएं निकाल रही। ये सीधा देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ गद्दार।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी, अब इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर यहाँ पर किए गए हैं। एसआईआर लागू होने के बाद से ही ये ट्रांसफर जिस तरीके से किए गए, उसके बाद संदेह अपने आप पैदा होता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने हुए आकाश राय हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं रतन तिवारी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी, आपका भी संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के रुख करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से ही जानने की हम कोशिश करेंगे। और आकाश राय जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एसआईआर का ऐलान, उसके बाद इतना बड़े पैमाने पर, कोई छोटी संख्या नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ी है जो अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। यह डर है या फिर क्या कुछ स्थिति अब बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है, कितने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करने की नौबत आ गई? नहीं, देखिए प्रद्युम्न जी, ये तो पूरा देश जानता है कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से अवैध बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को ममता बनर्जी ने शरण दे रखी है और उनको किस प्रकार से वोटर्स बनाए गए हैं, ये भी पूरा देश जानता है। और जब एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई थी, उस समय बिहार के किसी नेता के विरोध करने से पहले ममता बनर्जी ने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि जब ये प्रक्रिया बंगाल में होगी तो उन्होंने जो ये फर्जी वोटर बना रखे हैं, जो अवैध बांग्लादेशियों को, जो रोहिंग्याओं को इन लोगों ने वोटर बना रखे हैं, वो सारे कट जाएंगे और ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। ये इनका डर पुराना है। और आप सोचिए कि प्रद्युम्न जी, एक साथ लगभग 500 से अधिक अधिकारियो51 का ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें 17 डीएम, 22 एडीएम, 45 एसडीओ और 151 बीडीओ स्तर के अधिकारियों का एक साथ ट्रांसफर होता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी डरी हुई है। उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहा है, अगर ये पारदर्शी तरीके से होगी तो इनके फर्जी वोटर कटेंगे। और इन्होंने बोला क्या प्रद्युम्न जी, इनकी शब्दावली देखिए। इन्होंने जब एसआईआर की प्रक्रिया की घोषणा अभी नहीं हुई थी, उसके पहले ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे। आप सोचिए किस प्रकार की भाषा है एक देश की चुनी हुई मुख्यमंत्री की, इस प्रकार की भाषा कि देश का चुनाव आयोग अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को करवाएगा पश्चिम बंगाल में तो दंगे हो जाएंगे। और ममता बनर्जी ने फिर उसमें आगे कहा कि इन लोगों की मंशा है कि 1 करोड़ इनके वोट काटे जाएं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास इन लोगों ने रोहिंग्याओं को, अवैध घुसपैठियों को शरण दे रखी है। जो आरोप बार बार भारतीय जनता पार्टी या देश के अन्य हिस्सों के आम जनता के लोग लगाते रहते हैं, वो बात कहीं ना कहीं ममता बनर्जी खुद साबित करती हुई दिख रही है। हमने तो बकायदा चुनाव आयोग में इस बात की शिकायत की है कि इस पे कार्रवाई की जाए। ठीक है, आपने कार्रवाई की बात कही, ठीक है। रतन तिवारी लगातार बने हैं कांग्रेस प्रवक्ता। रतन जी, आप लोगों ने तो एसआईआर का विरोध भी किया, रैलियां भी निकाली। अब जब बंगाल में कार्रवाई हो रही है तो इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं और रूटीन ट्रांसफर का नाम दिया गया है। रूटीन ट्रांसफर पे इतनी बड़ी संख्या तो नहीं होती है। देखिए शर्मा जी, ट्रांसफर का खेल भारतीय जनता पार्टी के भी शासन में होते आया है। खुद इनके राज्यों की सरकार ने बड़े पैमाने पे ट्रांसफर किए हैं। महाराष्ट्र की बात हो जाए, उत्तराखंड की बात हो जाए, उत्तर प्रदेश की बात हो जाए, ठीक है, पैमाना बड़ा है, कुछ कारण होगा, वो वहां की सरकार। लेकिन रतन जी, चुनाव के वक्त तो नहीं होते ना ये ट्रांसफर, लेकिन जब कोई सी चीज, बड़ी चीज का ऐलान होता है, जब तो ट्रांसफर नहीं होते ना। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वहां उनकी सरकार, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। टीएमसी का अगर कोई प्रवक्ता होता तो इसका जवाब वो अच्छी तरीके से वो दे पाता। अब मैं आता हूं एसआईआर पे। एसआईआर की जो बात अगर की जा रही है तो हमने एसआईआर के मुद्दे पे, बिहार में जब एसआईआर हुआ तो हमने बहुत सारे सवाल खड़े किए। खुद स्वयं राहुल गांधी जी ने कई राज्यों के कई विधानसभा क्षेत्रों का उदाहरण तक दिया, लेकिन हमें आज तक एसआईआर से, बिहार से कोई भी जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। उसके बाद 12 राज्यों में एसआईआर करने की घोषणा हो गई। तो हम इनसे एक ही बार बार कहना चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, इतने तेजी से आप करने जा रहे हैं, पहले बिहार को तो कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो रतन जी, अगर आपको इस पे आपत्ति थी, आपकी पार्टी को आपत्ति थी, 2-4 रैली निकाल के फिर आप लोग शांत क्यों बैठ गए? राहुल गांधी जी गायब हो गए। देखिए, रैलियां होती हैं, बड़े पैमाने पे हुई, बड़ी ज्यादा संख्या में आपको आपत्ति थी तो आप लगातार रैलियां करते और इस बात का जवाब मांगते। आपने जवाब क्यों नहीं मांगा? अब देखिए ना, यही है कि
भैंस के आगे बीन बजाओ, अब भैंस देखिए कहीं अब पगुराए। ये वाली बात आ गई, कैसी नहीं, बात हम तो करते कह हैं रहे ना रतन जी, कि कैसी पूरे बात देश करते हैं की आप? जनता ने, शर्मा जी, पूरे देश की जनता ने अरे एक प्रद्युम्न स्वर जी, में ये लोग राहुल गांधी जी का पर्यटन के समर्थन लिए किया। आते हैं। भाई, स्वयं बिहार में राहुल जी लाखों बिहार युवा में पर्यटन सड़कों के पे अरे लिए उतरे। आपको क्या वापस जाने की क्या इतनी जल्दबाजी थी? स्वयं चुनाव- आपने स्वयं- एक दिया तो जला दिया, लेकिन थोड़ी हवा आई, दिया बुझ गया, उसके बाद आप लोग दोबारा जलाने ही नहीं आए दिए को। हम तो बार बार कह रहे हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने खुले तौर पे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को धमकी दे दिया। उन्होंने कहा कि आप एफिडेविट दीजिए, तो आप कहीं ना कहीं नहीं, तो आप डर गए धमकी से? इतने मुकदमे मैं चल तो रहे हैं, अरे कुछ भी मतलब कुछ भी देखिए आप शर्मा बोल रहे हैं जी, रतन जी, कुछ भी मैं आप सुन बात लीजिए, को आप घुमाने की सुनते ही कोशिश नहीं। कर रहे हैं। आप सुन लेंगे तो पूरा क्लियर हो चलिए जाएगा। ठीक है, आप बोल लीजिए, बिहार में, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, सुनिए ना, बोलिए। ठीक है, बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा, और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बना रखा है कि नीयत और मंशा बिहार एसआईआर ने पूरी तरीके से स्पष्ट की गई और स्पष्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं शर्मा जी, पूरा खेल जो है वो पूरे देश के युवा देख रहे हैं। ठीक है। और वो खेल को राहुल गांधी नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं ये खेल बंद हो। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, घर घर में जाने का काम, घर घर में जाके उसको दुरुस्त करने का काम ये बीएलओ का होता है। अच्छा चुनाव रतन जी, आयोग आप के एक चीज ये अधिकारियों का होता है। बताइए, बड़ी दिलचस्प जी। बात ये होती है, एक तरफ जब घुसपैठ हो रही होती है तो आप ये कहते हैं कि भैया सरकार कर क्या रही है। अब सरकार जब एसआईआर लाके घुसपैठ का खुलासा कर रही है तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत है। ठीक है, तीसरी चीज, जब आपको इस पे आपत्ति थी तो आप लोग लगातार इस पे आपत्ति जताते रहते ना, आप वापस क्यों चले गए? शर्मा जी, आप मुझे बताइए, बिहार में एक नाम भी जोड़ा नहीं गया है। बिहार में 65 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। सवाल इसलिए उठता है, और लाजमी है सवाल उठना, कि भैया नए वोटर्स आ नहीं रहे हैं और पुराने जो वोटर है उनका नाम कट रहा है। अब जो घुसपैठ होके वहां बैठे हुए हैं, जो घुसपैठ, क्या बात कर रहे हैं उसमें? नहीं 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 नहीं, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो मृत भी पाए, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, बहुत लोग छोड़ चुके हैं, बहुत लोग अवैध तौर पर रह रहे थे। 65 लाख में कोई इतने वोटर ऐसे थोड़े ना काट देगा कोई, अगर उस पर आपत्ति थी। नहीं, अब ठीक है, आप 65 लाख, सुप्रीम कोर्ट के पास मृत लोग ही तो गए थे ना। आप 65 मैं हर कोई मृत की नहीं बोल रहा हूं, हर किसी मृत की नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं अगर आपको 65 लाख के आंकड़े पे आपत्ति थी तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप इस पे आपत्ति क्यों दर्ज नहीं कराते हैं? आप टीवी पर बैठकर जरूर कह देते हैं। लेकिन कोर्ट तो हम जा ही रहे हैं, कोर्ट तो चुनाव आयोग को लगातार, ठीक है आकाश जी बताइए। उनके ही दखल पे सब हुआ। नहीं, देखिए, इन्होंने दो बातें झूठ बोली। कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ बोलने और प्रोपागेंडा करने में माहिर होते हैं, आपको पता है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बिहार में बार बार संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बार बार आप लोगों ने याचिकाएं डाली, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है वो बिल्कुल वैध है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको मुंह की खानी पड़ी और आज आप पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप कहीं भी बात नहीं करते हैं एसआईआर की या वोट चोरी किया, कोई बात नहीं करते हैं। दूसरी बात इन्होंने अभी जो कही भारतीय जनता पार्टी को लेके कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार यहाँ पे चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बना रखे हैं। तो चुनाव आयोग जब अपना काम करता है तो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए कोई अलग घोषणा नहीं की है। चुनाव आयोग क्या प्रवक्ता तो नहीं है आकाश राव, जिसमें से आधा दर्जन राज्य ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, और वहां चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन किया गया। इस प्रकार की बात आप मत करिए, क्या बताइए ना देश की जनता को। अरे भाई, कमाल की बात करते हैं। नहीं, कौन ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आप लोग के पास आऊंगा। संदीप जी चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। तीसरी बात जो आपने कही कि वहां पे वोट जोड़े नहीं गए, तो वोट जोड़ने की प्रक्रिया अलग है। वोट जोड़ने के लिए एसआईआर कराने की जरूरत नहीं होती है, एसआईआर की प्रक्रिया अलग है। और जो भी नए मतलब एसआईआर आप जबरदस्ती नाम काटेंगे, नहीं जबरदस्ती नाम काटेंगे। वो 65 लाख जो लोग अपने नाम काटे हैं, अरे तो उन 65 लाख लोगों को वोट जाना चाहिए था अगर गलत तरीके से नाम कटे थे तो। 65 लाख लोग क्या बीजेपी को वोट नहीं किए थे? 65 लाख में से 65, अच्छा ठीक है, ये आप अलग अलग उसमें डिसाइड कैसे करेंगे कि ये बीजेपी के वोटर है, ये कांग्रेस के वोटर है? भाई कांग्रेस के वोटर इनके नाम काट दो। देखिए ना, कौन सा सर्वेक्षण हुआ, डोर टू डोर कैंपेन कब हुआ?
घर घर लोग कब गए? अरे रतन जी, आप अगर मुझे आपको बता इतनी दीजिए। आपत्ति है उस एसआईआर से, नहीं, अगर आपको इतनी, ठीक है मैं आकाश जी आऊंगा, अगर आपको इतनी आपत्ति एसआईआर से है तो आप चुनाव मत लड़िए ना बिहार में। आप पीछे हट गए, आप पीछे हट गए। अगर आपको इतना शक है तो आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या है वहां से? शर्मा जी, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, जनता ने आप लोकतंत्र को बचा रहे हैं ना, ठीक है, मुझे बस आप एक चीज का जवाब दे दीजिए, मुझे संदीप जी के पास जाना है, ठीक है, आप मुझे बस एक चीज का जवाब ही दे दीजिए, बात वहीं साफ हो जाएगी। अगर आपको आपत्ति थी, आपको शक था कि वोट चोरी हो रहे हैं, गलत हो रहा है, तो इस मुद्दे से आप लोग पीछे क्यों हटे, चुप क्यों बैठे, बस ये बता दीजिए। देखिए, चुनाव आयोग ने जब पत्रकार परिषद लेते हैं, जब चुनाव का तारीखों की घोषणा की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अलग ढंग से कैंपेन की शुरुआत होती है, हमको प्रत्याशियों का चयन करना होता है, हमको अलग प्लानिंग करनी होती है, तमाम बहुत सारे मुद्दे होते हैं। हम उस मुद्दे को हम गंभीरता से लिए, हमने रोड यात्रा निकाली, हमने पदयात्रा निकाली, बिहार के युवाओं को हमने सड़क पे उतारा, उन्होंने अपना साथ दिया, पूरी तरीके से कांग्रेस का साथ दिया। अब आप बताइए, हमने युवाओं को बता दिया कि वोट चोरी हो रही है, अब आगे का जो काम है युवा के ऊपर हमने छोड़ दिया है। बिहार का चुनाव है, 6 तारीख को है, पहला मतदान होने जा रहा है, युवा अपना रोल अदा करेंगे, बिहार की सरकार बदलेंगे, इस बार नई सरकार आएगी, निश्चित तौर पे बिहार को युवा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छा काम होगा, सेहत पे सुधार होगा बिहार के। चलो ठीक है, अब आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि इतनी जल्दी वापसी करने की आवश्यकता क्या थी। संदीप जी, अब आपने देखिए दोनों पहलू सुन लिए, बंगाल से बिहार, बिहार से बंगाल। एक तरफ एसआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस सड़कों पे आई, उसके बाद शांत बैठी। एक बात का ये जवाब दीजिएगा, और दूसरी चीज बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में एसआईआर के डर से इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करने की आवश्यकता क्या थी? देखिए प्रद्युमन जी, जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, ये सभी सरकारों का अपना राइट है और सभी स्टेट्स में होते रहते हैं। अभी उत्तराखंड में भी हुए, हरियाणा में भी हुए, लेकिन बंगाल का मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि बंगाल में चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया कि एसआईआर होना है, और जब चुनाव आयोग कहीं पर एक्टिव हो जाता है तो वहां की सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो चुनाव आयोग के साथ कोऑर्डिनेट करे, कोऑर्डिनेशन में काम होने चाहिए। तो इसलिए आज हम लोग इस चीज पर बहस कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र कह लीजिए या राजनीति का हस्तक्षेप कह लीजिए प्रद्युमन जी, वो नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग अपने नियर डियर के हिसाब से अपने लोगों को क्या जिम्मेदारी देनी है, उनका क्या रोल रह सकता है, सब कुछ देखने के बाद की जाती है। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी चीजों को भांप चुकी है। और आपको एक चीज और बता दूं, जब आचार संहिता लग जाती है या चुनाव आयोग के हाथ में बागडोर आ जाती है तो चुनाव आयोग भी ट्रांसफर पोस्टिंग करता है। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने पहले से ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है और फिर चुनाव आयोग ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा, तो मुझे लगता है उसने कई बार, जहां ममता जी चाहती हैं क्योंकि एक अधिकारी को एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी ममता बनर्जी की मदद करेगा। इसलिए ये बड़ा एक फैसला हो गया है। अब इसको किस तरीके से चुनाव आयोग निपटेगा, किस तरीके से चीजें मैनेज होंगी, ये चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी सरदर्दी साबित होगा। लेकिन बिल्कुल, लेकिन बड़े सवाल उठने इसलिए लाजमी हो जाते हैं क्योंकि जब एसआईआर का ऐलान, उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, अगर ये इस ऐलान से पहले या थोड़े समय पहले कर दिए गए होते तो शायद इस पर सवाल उठता ही नहीं। लेकिन जैसे ही एसआईआर का ऐलान हुआ, उसके बाद अपने पसंदीदा अधिकारियों को वहां पर पोस्टिंग देना, क्योंकि अगर वाकई में इस तरीके से घुसपैठ हो रही है, सरकार उसी पैमाने पर चल रही है, तो उसको बचाना तो पड़ेगा। देखिए प्रद्युमन जी, बिल्कुल सवाल उठते हैं, और सवाल उठते हैं तभी हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं। पूरे देश में ये मुद्दा है कि ममता बनर्जी की नजर चुनाव आयोग पर पहले से थी कि चुनाव आयोग क्या फैसले करता है, क्या बंगाल को भी एसआईआर में शामिल करता है। तो ममता बनर्जी ने इतनी लंबी एक लिस्ट बनाई, इतने लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना, ये प्री प्लान था, पहले से लोगों की लिस्ट तैयार थी, पहले से सिलेक्ट किए गए थे कि अपने कौन से अधिकारी हैं, किसको कहां से हटाना है, किसको कहां पर लगाना है। तो इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। जहां तक बात एसआईआर की आती है, देखिए एसआईआर एक सतत होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अब चुनाव आयोग के कामों पर भी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ जोड़ करके, केंद्र सरकार के साथ जोड़ करके राजनीति होती है, और उनको सत्ता का एक तरीके से दलाल बताने की कोशिश की जाती है, या कहिए कि केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखिए, सरकार बनाने का काम जनता का है, जनता का विश्वास आपको पड़ेगा, खाली सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है,
क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं होगा, लेकिन सवाल उठने लाजमी है आकाश जी, क्योंकि देखिए अब अधिकारियों के ट्रांसफर तो यहाँ पर कर दिए गए हैं। जिस अधिकारी को जहाँ पोस्टिंग देनी थी वहां पर पोस्टिंग दे दी गई है, ये सरकार का अधिकार होता है। एक विषय ये है, लेकिन दूसरा विषय है कि अब जब SIR की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें कठिनाई कितनी आएंगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये सबको समझना चाहिए और देश के लोग इस बात से वाकिफ भी हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। वहां पे जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और विधायक पे हमला किया गया, वहां पे मतलब कि आम आदमी की बात छोड़िए, वहां पे जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग तक सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी इस समय वहां पे ममता बनर्जी करने का प्रयास कर रही हैं, वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने का एक काम है। ये सबको पता है कि जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा पश्चिम बंगाल में, तो बड़े पैमाने पर जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध रोहिंग्या वहां पे बसे हुए हैं, जिनको ममता बनर्जी ने शेल्टर दिया हुआ है, फूड की व्यवस्था दी हुई है और उनको अपना वोटर बना के रखा हुआ है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से बाहर होंगे। इसलिए ममता बनर्जी को ये डर बना हुआ है। रही बात जो आपका सवाल है कि कितनी अड़चने आएंगी या दिक्कतें आएंगी, तो निश्चित तौर पे दिक्कतें तो आनी ही है, क्योंकि जब वहां की सरकार ही वहां पे सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है तो चुनाव आयोग को समस्या आएंगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग अपने आप में एक सशक्त बॉडी है और वो इन सब चीजों से डील करने में सक्षम है। वो वहां पे मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की या उनकी सरकार की गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। जो कुछ भी होगा वो SIR की प्रक्रिया में सत्य होगा, सही होगा, निष्पक्ष होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कोशिश ये रहेगी रतन जी, क्योंकि देखिए बड़े पैमाने पर घुसपैठ होती है बंगाल में। अब जब वहां पर इस तरीके के केसेस सामने आएंगे तो हो सकता है ये आंकड़ा लाखों को पार कर जाए। अब उस पर फिर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैंने कई बार, प्रद्युम्न शर्मा जी, मैंने कई बार कहा है कि घुसपैठियों को लेके कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है और कांग्रेस हमेशा से चाहती है घुसपैठी भारत के अंदर ना आए, उन्हें भारत के बाहर फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ मिलकर करना चाहती है। और हमने स्वयं कहा है कि अगर प्रधानमंत्री घुसपैठियों को बाहर करते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है उसका समर्थन करती है। लेकिन समस्या ये है कि एक तरफ आप समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ आप SIR का विरोध कर रहे हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, आप सुनते ही नहीं आप। हम तो यही कहना चाहते हैं कि कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन मूड में तभी आती है जब उसे चुनाव होता है, जब चुनाव याद आता है तब एक्शन मोड में आती है। देखिए, जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई, कई घुसपैठिया हैं और आंकड़े तक बता रहे थे कि रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं। और दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, सरकार बनने के बाद वो सारे घुसपैठिए गायब हो गए, रोहिंग्या मुसलमान भी गायब हो गए। बिहार में वही काम इन लोग कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में इनकी नजर है, उसके बाद महाराष्ट्र में नजर होगी, असम में नजर होगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों के नाम पे, रोहिंग्या मुसलमानों को नाम पे सिर्फ वोट बैंक लेने का काम करती है, हिंदू मुसलमानों को लड़ा के। देखिए, अगर सरकार कुछ अच्छा काम भी कर रही है, घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है, तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि वोट बैंक के नाम पर हो रहा है। पूरे तरीके से होशियार हो गए हैं। बिहार चुनाव में इसका नतीजा सामने आएगा प्रद्युमन भाई। हिंदू भाई भी पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं कि उनके वोट बैंक को जो लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ पे जो हंटर चलाने का काम करती है वो पूरे बिहार ने देखा है। अच्छा, आप ये लोग उत्तर प्रदेश के लिए भी बोलते थे, नहीं आप ये लोग उत्तर प्रदेश के लिए भी बोलते थे, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सरकार बार बार रिपीट हो रही है वहां पर बीजेपी की। ठीक है ना, उस समय ईवीएम था आपका मुद्दा, अब आपका मुद्दा SIR हो गया है। शर्मा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो बच्चे सड़कों पे बिहार में घूम रहे हैं बेरोजगार होके, वो क्या मुसलमान है? वो हिंदू हैं। वो पूरी तरीके से तैयार है। और जितना ज्यादा अगर किसी को ठगा गया है भारत में, वो हिंदुओं को ठगा गया है, क्योंकि हिंदुत्व का ठेकेदार का चोला ओढ़ के आप हिंदुओं को ठगेंगे, हिंदू ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी तरीके से हिंदू तैयार है आकाश जी बताइए, जनता पार्टी को अपने वोट से चोट पहुंचाने के लिए। देखिए, मैंने प्रद्युम्न जी पहले भी कहा कि ये लोग झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि अभी बिहार में इन्होंने किया है, अब इनका पश्चिम बंगाल पे अगला निशाना है। अरे भाई, पश्चिम बंगाल नहीं, आप टोटल 1 दर्जन स्टेट की बात है, उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
उसके अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, लगभग आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अच्छा, ये इसलिए बताइए जो ना, आपका ये आप ये आरोप बता है, दीजिए ऐसे खारिज हो मुझे, जाता आप है। मुझे बता दीजिए भाई दिल्ली का आंकड़ा आप लोग हमारे बताते थे जहाँ कि की नहीं? सरकार है वहां पे भी SIR की दिल्ली प्रक्रिया में होगी, रोहिंग्या जहाँ पे मुसलमानों का आपकी आंकड़ा आप लोग सरकार है बताते थे वहां कि पे भी नहीं? होगी। रोहिंग्या रतन जी, मुसलमानों का मुझे आंकड़ा नहीं समझ दिल्ली में में आप आता, लोग बीच बताते में थे क्यों ना। बोलना शुरू वो कर देते हैं रोहिंग्या भाई। मुसलमान कहाँ चले गए? वो घुसपैठिए कहाँ चले गए दिल्ली से? जो चुनाव के टाइम आप लोग आंकड़ा बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल नहीं, जी हम के तो बाहर विधानसभा कर रहे हैं क्षेत्र में ना, इतने सारे हम तो बाहर कर रोहिंग्या रहे हैं मुसलमान वहां हैं, पे। इतने सारे घुसपैठिए हमने हैं। तो चिन्हित करके बाहर करने का काम किया है। अरे कहाँ हमने तो तुमने झुग्गियों एक को भी नाम तोड़ने बता का काम दीजिए, किया है, उस एक पे भी भी नाम आपके बता लोग दीजिए, राजनीति करते एक हैं। भी आंकड़े उस नहीं आए बात आप पे जाएंगे तो कहीं इसी और भी तरीके से आप बात बिहार कहीं की और चली जनता को जाएगी। धोखा देने का काम रोहिंग्याओं कर रहे पे हो। आप पश्चिम जाएंगे बंगाल में दिल्ली आप के लोग तो उस पे जाओगे, बात कहीं उसके और बाद चली असम जाएगी। में जाओगे, हम जो कहते हैं छत्तीसगढ़, हम मध्य करके प्रदेश, दिखाते हैं, हम डिलीवर राजस्थान, करने वाले तमाम लोग हैं। राज्यों में हम आप लोग जनता हवाबाज को लोग नहीं है। जनता हम को राहुल ठेंगा गांधी जी की दिखाने का तरीके काम से करते हो, जनता 5 को दिन जो गुमराह है करने का बिहार काम में अरे करते हो। जनता को अगर गुमराह किया जा रहा है, चलो ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। चलो ठीक है, एक एक करके बात करते हैं आकाश जी और रतन जी, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। चर्चा को ऐसे आगे बढ़ाना बेफिजूल है क्योंकि दर्शक समझ नहीं पाएंगे कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने, मैं उनका रुख करूंगा। संदीप जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक SIR का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, रतन तिवारी लगातार कह रहे हैं कि भाई जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। आपकी नजर में क्या कुछ स्थिति है SIR को लेकर? देखिए, SIR का मुझे लग रहा है गलत विश्लेषण किया जा रहा है। SIR का मतलब है जो लोग गुजर गए हैं उनकी वोट कटनी है, जो नए वोटर तैयार हो गए हैं उनकी वोट बननी है, जो लोग शिफ्ट कर गए हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले गए हैं, स्टेट चेंज कर गए हैं, उनकी भी वोट कटनी है। और वो वहां से एक सर्टिफिकेट होता है या एक NSC वो होती है कि भाई हाँ मेरा वोट यहाँ से कटना है, वहां जाके बनवाना, एक फॉर्म भरा जाता है उसके लिए। तो वे सारी प्रक्रिया SIR के माध्यम से होती है। लेकिन जिस तरीके से आज की तारीख में चीजें बताई जा रही हैं, इसके पीछे भी राजनीति है और राजनीति के पीछे भी कहीं न कहीं चुनाव आयोग का भी चरित्र हनन होता है और सरकारों का भी चरित्र हनन होता है। जबकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो काम करती है और आम आदमी में और आप भी हर जिले के अंदर इसका ऑफिस है इलेक्शन कमीशन का, जहां पर जाकर वोट बनवा सकते हैं, वोट कटवा सकते हैं। अगर तुम्हारा कार्ड खो गया है तो अपना कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की चीजें हो रही हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और इन चीजों को भी चिन्हित करना बहुत जरूरी है। उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक होना भी बहुत जरूरी है। जो गलत वोटिंग हो रही है या लोग जो बाहर से आ गए हमारे देश में छुपने की कोशिश करते हैं, समय समय पर इस तरीके की खबरें मिलती हैं कि बांग्लादेश से जो वर्कर टाइप लोग होते हैं जो मजदूरी के लिए आते हैं वो यहीं आकर बस जाते हैं। वो छुप करके अलग तरीकों से आते हैं, वो पासपोर्ट ले हुए पासपोर्ट के माध्यम से नहीं आते हैं। ऐसे म्यांमार से भी लोगों के आने की खबरें लगातार मिलती रही हैं, ऐसी नेपाल से भी आने की खबरें लगातार मिलती रही हैं। और कुछ लोगों ने, चाहे वो पाकिस्तान हो या अदर कंट्री हो, वो नेपाल के रास्ते के माध्यम भी हिंदुस्तान में घुसते रहते हैं। संदीप जी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो SIR का विरोध, उसके बाद SIR को लेकर ये मामला दबता हुआ नजर भी आया था, ठीक है। लेकिन अगर हम बंगाल की खासतौर पर बात कर लेते हैं, घुसपैठ बड़े पैमाने पर वहां पर भी देखने को मिली है और अगर SIR होगा तो न जाने कितने खुलासे वहां पर देखने को मिलेंगे। देखिए प्रद्युमन जी, बिल्कुल अगर काम होगा तो गलतियां तो पकड़ी जाएंगी। बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, वो लोग सामने आएंगे, उनकी वोट भी कटेगी। आपने बिहार का देख लिया, बिहार में 65 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर एक बिहार के अंदर इतने वोटर फर्जी पकड़े जा सकते हैं या आप कह लीजिए कि इतनी वोट कट सकती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और चूंकि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो बॉर्डर स्टेट आप कह सकते हैं, तो बॉर्डर स्टेट में वैसे भी कई जगह ऐसी चीजें हैं, बीच में गृह मंत्री जी ने देश को बताया भी था कि इतना क्रिटिकल बॉर्डर है, कई नदियां हैं, कई नाले हैं जहां पर घुसपैठ रोकना असंभव है। तो उन रास्तों से भी ऐसे लोग देश के अंदर घुस जाते हैं और वो देश के अंदर आकर के अपनी वोट बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं और वो यहाँ के नागरिक बन जाते हैं गलत तरीके से। तो उन लोगों को फिल्टर आप तभी कर सकते हैं जब आप समय समय पर डॉक्यूमेंटेशन के चेक करेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वो लोग पकड़े भी जा सकते हैं। स्थानीय लोग भी, जब वोट बनाने का प्रोसेस होता है तो स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं कि ये व्यक्ति भाषा से, शक्ल से या कहीं डाउटफुल होता है कि जी हमारे देश का व्यक्ति नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश में क्षेत्र के आधार पर लोगों को शक्ल के आधार पर, पहनावे के आधार पर, बोलचाल के आधार पर पहचान लिया जाता है। जब कोई आपसे बिहार से मिलेगा तो आप बता देंगे ये बिहार का है, जब कोई बंगाल का व्यक्ति आपको मिलेगा तो आप उसको कहीं ना कहीं 99%, 100% तक आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये बंगाल से होगा या ये साउथ से होगा या नॉर्थ से होगा या कश्मीर से होगा।
तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स चेकिंग का मामला बहुत जरूरी है और ये एसआईआर के माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एसआर होना आवश्यक है यहाँ पे। लेकिन आकाश जी, क्योंकि देखिए अभी तो सिर्फ ट्रांसफर हुए हैं, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए हैं, अभी तो शुरुआत है। अगर यही सच्चाई है और सरकार को बचाने के लिए ममता दीदी अगर और भी प्रयास करती है तो चुनाव आयोग के सामने कितना बड़ा संकट है? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग के सामने तो निश्चित तौर पे संकट होगा, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और पश्चिम बंगाल की जनता इस बार मन बना चुकी है, इनसे आज ही जा चुकी है पश्चिम बंगाल की जनता। ममता बनर्जी ने तो, मैंने कहा ना, पहले ही कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो दंगे हो जाएंगे। अरे भाई, ऐसा क्या होगा, चुनाव आयोग एसआईआर कराएगा तो दंगे हो जाएंगे? ये एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? और ममता बनर्जी ने ये बात स्वयं कही कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर वोट काटे जाएंगे। मतलब ये कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको पहले से इस बात का आभास है कि हमारे जितने फर्जी लोग हैं, अगर ये एसआईआर होगा तो ये कटेंगे। इसलिए ये तो कबूलनामा एक प्रकार से ममता बनर्जी जी का है। दूसरी बात जो आपने कही, मैंने पहले भी कहा कि चुनाव आयोग भारत का एक सशक्त संवैधानिक संस्था है और निश्चित तौर पे केंद्र की सरकार उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी या देश में लगभग सैकड़ों ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव आयोग की एसआईआर की इस प्रक्रिया से पूरी तरीके से सहमत हैं। वो चाहती है कि ये प्रक्रिया हो, और ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल के लिए कोई अकेले नहीं है, 1 दर्जन स्टेट के लिए उन्होंने आदेश किया है। 12 प्रदेशों में से लगभग 6 से 7 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। हमने कहीं कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। केरल में भी होने जा रही है एसआईआर, वहां से भी अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बात शुरू हो गई। इसका मतलब ये साफ है कि इन लोगों के मन में ये डर बना हुआ है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया से इनके जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या के लोग हैं, अगर ये इनके वोट कटेंगे तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये बात जान लीजिए प्रद्युम्न जी कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार ये मूड बना के बैठी हुई है कि कैसे जल्दी से जल्दी बंगाल में चुनाव हो और वो अपना मत ईवीएम में कैद करे और अपना जनमत सुनाए और भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बनाए। ठीक है रतन जी, अगर कोई गलती की ही नहीं है तो फिर डरने की जरूरत क्या है? अगर घुसपैठ हुई नहीं है तो उसको दबाने की जरूरत क्या है? घुसपैठ है जब तो ये डर सामने आ रहा है ममता दीदी का। देखिए प्रद्युम्न शर्मा जी, मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोग घुसपैठ तभी याद आते हैं जब चुनाव होना होता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी है, और अगर घुसपैठियां हैं, डर किसको लगता है किसको नहीं लगता, ये कांग्रेस पार्टी से बेहतर टीएमसी के कोई प्रवक्ता रहेंगे तो वो जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरा बस आपसे यही सवाल है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ तो वहां पर है ना, ये बात तो आप मानेंगे? देखिए मैं कौन होता हूँ? न तो मैं सरकार हूँ, न तो मैं होम मिनिस्टर हूँ देश का। अरे आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको नजर नहीं आ रहा वहां पर क्या स्थिति है? मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमें तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। या तो भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा आपको घुसपैठ नजर ही नहीं आ रही है? नहीं, भारतीय आपको ना बिहार में घुसपैठ नजर आती है, आपको ना बंगाल में घुसपैठ नजर आती है, लेकिन एसआईआर का विरोध सबसे पहले आप लोग करते हैं, उसके बाद फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी का चश्मा लगा लूंगा तो शायद मुझे भी दिखने लगेगा, लेकिन अभी तक तो पूरे अरे चश्मा आपने लगाया होता, चश्मा आपने लगाया होता तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार ज्यादा प्रदेश में बन जाती। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, मुझे बेरोजगारी दिख रही है, महंगाई दिख रही है, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार दिख रहे हैं, और जिस प्रकार हो रहे हैं भ्रष्टाचार। अच्छा, बंगाल में जो अत्याचार हो रहे हैं, बंगाल की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं दिख रहे? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। बंगाल में भी हो रहे हैं, राजस्थान में भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश। आप बताइए ना, बंगाल सरकार, ठीक है आप ही बताइए ना, अगर आप घुसपैठ को नहीं बोल रहे हैं, बंगाल में लड़कियां सेफ है ममता दीदी के राज में, यही बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर वहां पे भ्रष्टाचार है, वहां पे बलात्कार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी नंबर 1 पे। अरे आप हो रहे नहीं हो रहे ये बताइए ना बंगाल का। अरे हम तो कह रहे हैं, जब आप बंगाल में आप लेके जाते हैं तो हम उत्तर प्रदेश आपको दिखाते हैं, फिर आप मुझे रोक देते हैं। नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जवाब सुनूंगा आपसे, आप बंगाल का तो बताइए पहले। हाँ बिल्कुल है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि बंगाल में भी भ्रष्टाचार, बंगाल में बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 है ना योगी जी का प्रदेश। उत्तर प्रदेश बहुत सुधर चुका है, उत्तर प्रदेश तो बहुत सुधर गया अब।
अब देखिए, अभी आप मोदी के चश्मे को लगा के देखेंगे मैं तो नहीं अच्छा मैं दिखेगा किसी का चश्मा नहीं लगा रहा हूं। ले दे के बात ही आती है रतन जी कि जब आपको सच्चाई बताई जाती है, खासतौर पर कांग्रेस वालों को और समाजवादी पार्टी वालों को, तो वो लोग यही कह देते हैं कि आप लोगों ने बीजेपी का चश्मा लगा लिया है। अब जो सच्चाई है वो कैसे छुपाई जा सकती है? संदीप जी। देखिए प्रद्युम्न जी, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल आपको मालूम है, घर से निकलना मुश्किल हो गया था, बैंक से 10,000 रुपए निकाल के लाने मुश्किल हो गए थे, बाइक पर चलना मुश्किल हो गया था, बहन बेटियों का बसों में चढ़ना मुश्किल हो गया था। मुजफ्फरनगर दंगा कौन भूल सकता है? एक बेटी जो स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, उसको रोजाना लड़के छेड़ते थे और उनको नहीं रोका गया, ना पुलिस प्रशासन ने कोई काम किया, और वहां पर फिर उन भाइयों को वो काम करना पड़ा अपनी बहन की इस्मत बचाने के लिए, उसका बदला लेने के लिए, कि इतना बड़ा दंगा हुआ, इतने लोग घर से बेघर हो गए, इतने लोगों की जान गई। तो ये बताने की बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सरकारों का फेलियर था। सरकारों के फेलियर के कारण ही जब सरकार आंखें बंद कर लेती है, प्रशासन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जो इस तरीके के गुंडा तत्व होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और प्रदेश की छवि खराब होती है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चेंज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, बदलाव आया है। आकाश जी, अब साफ तौर पर रतन जी तो कह रहे हैं कि बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है, चोरी डकैती हो रही है, बताइए क्या बदलाव है? नहीं, इनको हो सकता है आंकड़े ना पता हो। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश से तो आप कोई तुलना ही नहीं कर सकते। जब इनके साथी सत्ता में थे 2017 तक, तब तो उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का राज चलता था कि आप जिस जिले में जाइए वहां का एक माफिया होता था लोकल, वो पूरे जिले को चलाता था। एसपी और डीएम जिले को नहीं चलाते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में। ये वहां पे एक माफिया डॉन हुआ करता था जो जिले को चलाता था। लेकिन हमने 2017 के बाद से उस परिपाटी को बदला है। आज हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की है। हम कहते हैं कि हर जिले का एक अपना उत्पाद हो जो बाजारों में बिकेगा तो वहां के किसानों को उसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। पश्चिम बंगाल में प्रद्युम्न जी, जो कोलकाता कभी पूरे भारत का सबसे खास और सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर हुआ करता था, उस पूरे कोलकाता की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया इन लोगों ने मिलकर। और इसके दोषी कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और ममता बनर्जी, ये तीनों लोग बराबर के भागीदार हैं पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने के लिए। पूरे पश्चिम बंगाल को, बंगाल का इस्लामीकरण करने का काम इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने में अपनी एक मतलब कहते हैं ना कि खून पसीना एक कर दिया। आज पश्चिम बंगाल त्राई कर रहा है। आप पश्चिम बंगाल के किसी जिले में चले जाइए, आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, आपको अच्छी सड़कें नहीं दिखेगी, पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, वहां पे कटमनी और माफिया राज चलता है। वहां पे जिस प्रकार से सांसद और विधायक लोग असुरक्षित हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। आप सोचिए, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भीड़ हमला कर देती है और ममता बनर्जी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग जो भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी के साथ बराबर के भागीदार हैं, ये समझ लें। और आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता इस बात का जवाब देगी। और बात हमारे मित्र बिहार की बात कर रहे थे प्रद्युम्न जी, बिहार में कांग्रेस पार्टी एक पिछलग्गू पार्टी है। आरजेडी कितने सीटें इनको देगी ये इस पे डिपेंड है। इनकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि ये 100 सीटों पे चुनाव लड़ लें। ये भारतीय जनता पार्टी से तुलना कर रहा है। हमने बिहार में लगातार 20 सालों से सुशासन दिया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और जो चुनाव हो रहा है, आने वाले 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार फिर बनेगी बिहार में। ठीक है, रतन जी बताइए। इन्होंने पश्चिम बंगाल पे 15 मिनट से ज्यादा विचार करके 2 मिनट तक बोल दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक शब्द नहीं बोले, राजस्थान पे एक शब्द नहीं बोले, छत्तीसगढ़ पे एक शब्द नहीं बोले, गुजरात पे एक शब्द नहीं बोले, जहां पे मामले संगीन है और गंभीर है। और इन्होंने बिहार पे तो अभी से बता दिया कि हमारे 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और ये भी बता रहे थे कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू पार्टी। अरे भैया, तमिलनाडु में आपको कितनी सीट दे रही थी आपकी सहयोगी पार्टी? और आप बताइए, बिहार के अंदर आप बड़े भाई की भूमिका में है कि छोटे भाई की भूमिका में है, वो भी स्पष्ट करिए। और बिहार में चलिए ठीक है, अब समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी मेहमानों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से देखना, आईएसआर से पहले ट्रांसफर की जो राजनीति है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है।